हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बात करते हैं इस वीडियो में टेंशन इन अ रॉड की। तो अभी तक हम लोग एक स्ट्रिंग के टेंशन की बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक बहुत पतला रॉड है तो उस रॉड में टेंशन किस तरीके से होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि अगर हम रॉड की बात कर रहे हैं तो रॉड फिक्स होता है, रिजिड होता है और ये मासलेस नहीं हो सकता। तो अगर मासलेस नहीं है तो इसके हर एक पॉइंट पे आपका टेंशन अलग अलग होगा, टेंशन हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा। ये भी क्लियर है। दूसरी बात ये कि रॉड जो है वो पुश भी, इसका जो टेंशन होता है वो टेंशन पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। रस्सी में जो टेंशन था, स्ट्रिंग में जो टेंशन था, वो सिर्फ पुल कर सकता था, पर रॉड का टेंशन पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है और उसको कोई बंदा खींच रहा है, तो ये ब्लॉक कैसे आगे जा रहा है? जैसे ब्लॉक से रस्सी अटैच्ड है और रस्सी को बंदा यहाँ पे इस एंड से खींच रहा है, तो क्या हो रहा है कि इस रस्सी में टेंशन डेवलप हो जा रहा है और टेंशन ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ऐसे पुल करता है, पुल कर रहा है, ध्यान दो, खींच रहा है उसको। लेकिन अगर सपोज करो इस रस्सी पर ये बंदा मुड़ जाए पीछे से और उसके बाद इस रस्सी को ऐसे धक्का देने लगे इस डायरेक्शन में, तो क्या रस्सी में ऐसा टेंशन डेवलप होगा कि इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के धकेलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेंशन इस तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि जैसे आप रस्सी को इस डायरेक्शन में धक्का देने जाओगे तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी और रस्सी के अंदर का टेंशन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के डायरेक्शन में या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास उस ओर टेंशन नहीं लगता कभी, बल्कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाता है टेंशन। तो इस डायरेक्शन में कभी टेंशन नहीं लगेगा और टेंशन जो है बॉडी को पुश नहीं कर सकता, इट कैन ओनली पुल। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे मैं रॉड लगा दूं, इस बॉडी से एक लाइट रॉड अटैच कर दूं, ठीक है, और अगर ये बंदा इस रॉड को पकड़ के ऐसे खींचता है, तो अगेन आपका ये जो रॉड है ब्लॉक से अटैच्ड है, तो इसके अंदर इस तरह से टेंशन डेवलप होगा। अब ये रॉड के अंदर का टेंशन है और ये इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचेगा, राइट। इनफैक्ट अगर सपोज करो ये जो आदमी है अब इस रॉड पर ऐसे खड़ा होकर इस रॉड को अब इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो इस केस में अब ये ब्लॉक जरूर आगे जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर टेंशन ऐसे डेवलप हो जाएगा रॉड के अंदर और ये टेंशन इस ब्लॉक को पुश करेगा आगे की ओर। मतलब रॉड के अंदर का जो टेंशन है वो पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रॉड के टेंशन की बात करते हैं। मान लो आपके पास एक रॉड है इस तरीके से, इस रॉड का लेंथ L है यहां से लेकर यहां तक, इसका मास कैपिटल M है, टोटल मास कैपिटल M है, ठीक है। और जो मैंने आपको टेंशन का मीनिंग बताया था कि जैसे अगर आप इस रॉड पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो होता क्या है, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बॉडी पे इस रॉड पे आप फोर्स लगा रहे हो इस तरीके से, तो होता क्या है कि आप इसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हो जब आप इसको खींच रहे हो, तो ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मान लो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो बाकी मॉलिक्यूल्स से, तो बाकी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा बताओ? इसको अलग ना होने देने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है और इसी को हम टेंशन बोलते हैं। तो इस पार्ट पे टेंशन जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कोशिश करेगा कि आप इन मॉलिक्यूल्स को इससे अलग ना कर पाओ, राइट। अच्छा, अगर सपोज करो मैं ये इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इसका भी यही सिचुएशन है। इनफैक्ट जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये सारे मॉलिक्यूल्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पे भी इन मॉलिक्यूल्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ताकि वो कोशिश करे कि वो अलग ना हो, तो यहां पे भी एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। बस यहां पे फर्क ये होगा कि इस पार्ट पे जो टेंशन डेवलप हो रहा है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम टेंशन ऑन दिस पार्ट। यहां पे टेंशन अलग होगा, यहां पे टेंशन अलग होगा, इस पार्ट के रॉड के इस पार्ट पे टेंशन अलग होगा, इस पार्ट पे टेंशन अलग होगा, क्योंकि ये जो अलग अलग पार्ट है बॉडी का वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज इट इज नॉट मासलेस, ये मास वाला है, ठीक है।
तो हर पॉइंट पे टेंशन यहाँ पे बदल जाएगा, सेम नहीं होगा। डिस्टेंस के हिसाब से आपका टेंशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन ढूंढेंगे, एक जनरल इक्वेशन जो आपको ये बताएगा कि डिस्टेंस के हिसाब से ये टेंशन कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करो, ये रॉड लिया जो हमने लिया हुआ था, और रॉड का कोई भी पार्ट जिस इमेजिन करो, जैसे मान लो ये पार्ट है, इस पार्ट पे कितना टेंशन लग रहा है वो हमको चेक करना है। तो देखो हम फोर्स यहाँ पे कैसे एफ फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, और ये पार्ट जो है यहाँ पे मान लो जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन टी लग रहा है, और ये पार्ट जिस एंड पे आप फोर्स लगा रहे हो उस एंड से एक्स डिस्टेंस पे ये आपका पार्ट है। जिस पार्ट पे आप टेंशन कैलकुलेट कर रहे हो वो फोर्स से आपका एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये वाला पूरा पार्ट कंसिडर करो, देख रहा, ये वाले पार्ट को मैं वापस यहाँ पे बना ले रहा हूँ। इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स होगा। इस पर अब दो फोर्सेस लग रहे हैं एफ, और यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है। और एक्चुअल में जब आप फोर्स एफ लगा रहे हो इस बॉडी पे, तो ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ऐसे। अब क्योंकि ये देखो रिजिड बॉडी है, रॉड है, तो पूरा का पूरा बॉडी एक साथ आगे ए एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। तो आप इसका या तो छोटा पार्ट कंसिडर करो या पूरा पार्ट कंसिडर करो, हर पार्ट का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है ना, पार्ट रिजिड है, अलग तो है नहीं। तो जब मूव होंगे तो एक साथ मूव होंगे, तो हर पार्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट कंसिडर करूं जिसमें मैं इस पार्ट पे टेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस पार्ट का भी आगे की ओर एक्सेलरेशन ए ही होगा, ए एक्सेलरेशन से ये आगे मूव कर रहा है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका फोर्स एफ जो लग रहा है वो टेंशन से ज़्यादा होगा, और नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है वो एफ माइनस टी इज इक्वल टू इस पार्ट का मास, अगर सपोज करो हम एम मान लेते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ टी विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन से टी विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, एफ माइनस एम इंटू ए। अब इस इक्वेशन को पकड़ के रखो, लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1। अब ये वाला मास इस छोटे से पार्ट का मास है, ठीक है। इस इक्वेशन यहीं पे रहने दो। अब एक काम करते हैं, हम दूसरे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना। सही, अगर मैं इस पूरे के पूरे बॉडी को कंसिडर करूं तो इसका पूरा बॉडी का मास क्या है, कैपिटल एम, इसका एक्सेलरेशन क्या है ए, और इस पर फोर्स क्या लग रहा है एफ। तो अगर हम न्यूटन का इक्वेशन यूज करें तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। याद रखना कैपिटल एम इस पूरे बॉडी का मास है। तो यहां से बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, एफ अपॉन एम आएगा। ये भी एक इक्वेशन ध्यान में रखना। और उसके बाद यहां पे हम एक कंसेप्ट डिफाइन करते हैं, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर सपोज करो आपका ये रॉड है, इसके हर यूनिट लेंथ में, यानी कि हर 1 मीटर के लेंथ में, हर 1 मीटर के लेंथ में कितना मास है, दैट इज योर लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा। लैम्डा इज योर लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज टोटल मास, या फिर सीधा ऐसे लिखो, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ये फॉर्मूला आपका लीनियर मास डेंसिटी का। ये आपको बताएगा कि हर 1 मीटर में बॉडी का कितना मास है। जैसे कि अगर सपोज करो आपका 100 मीटर का ये आपका रॉड है, और इसका टोटल मास जो है वो 500 kg है। तो आप बताओ कि हर मीटर में कितना मास होगा। 100 मीटर में 500 kg है, तो हर 1 मीटर में कितना कितना मास होगा, 5 kg का। हर 1 मीटर में 5 kg का है, इसलिए 100 मीटर में 500 kg हो गया। तो आपने कैसे निकाला, आपने क्या किया, 500 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया आपको 5।
5 kg पर मीटर, मतलब हर मीटर में, हर एक मीटर में 5 kg है। सो यू डिवाइडेड मास बाय लेंथ, तो इसलिए लीनियर मास डेंसिटी, या इसको हम लोग मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या आया, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ये आपको क्या बताएगा कि इस रॉड में हर मीटर में कितना मास है। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा इस रॉड के लिए, इस रॉड का टोटल मास क्या है बताओ, m है, कैपिटल M है, इसका लेंथ कैपिटल L। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इस छोटे से पार्ट के लिए, ये वाला छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसके लिए अगर लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, मान लो इसका मास m है और इसका लेंथ x है, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू इसके लिए क्या आएगा बताओ, मास अपॉन लेंथ है ना, इसका मास स्मॉल m और लेंथ x है, इसका मतलब आपका स्मॉल m का जो वैल्यू है, दिख रहा है, स्मॉल m का वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, और इससे हमको क्या पता चलेगा बताओ, कि स्मॉल m का वैल्यू आपका क्या आया, लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, नो लैम्डा क्या है, m बाय एल, यहाँ पे इसको मैं अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल m क्या आ गया, लैम्डा इंटू एक्स, तो इसका मतलब आपका स्मॉल m का वैल्यू क्या आ गया बताओ, लैम्डा क्या है, लैम्डा, लैम्डा इज m बाय एल, लैम्डा यहाँ पे m बाय एल भी है ना, तो m बाय एल इंटू एक्स, ये देखो मिल गया। ये इक्वेशन अलग से, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन आप 3 डाल दो, इक्वेशन 3। अब करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 एक्सेलरेशन जो था और इक्वेशन 3 हमने क्या किया, इसका जो मास है m, उसको हम लोग ने x के टर्म्स में लिख दिया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को उठा के सीधा इसके अंदर इक्वेशन 1 में डाल दो, तो क्या आएगा बताओ, t इज इक्वल टू f माइनस m, m क्या है, कैपिटल M बाय L इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज f अपॉन m, तो ये m कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली इसको मैं हटा देता हूं यहां से, तो आपका t का वैल्यू क्या आएगा बताओ, t इज इक्वल टू f माइनस x f बाय एल, x f बाय एल, सो t इज इक्वल टू f कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाय एल, दिस इज योर इक्वेशन फॉर टेंशन इन द रॉड। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो टेंशन है रॉड में वो डिपेंड करता है x पे, मतलब डिस्टेंस पे, उस एंड से जिस एंड पे आप डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हो, उस एंड से जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बदलता जाएगा वैसे वैसे आपका टेंशन का वैल्यू बदलता जाएगा, मतलब टेंशन का वैल्यू यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। बात आ रही है समझ में, राइट। मैंने स्ट्रिंग के केस में आपको बताया था कि सबसे ज्यादा टेंशन उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे आप डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन, और मिनिमम टेंशन आपका लास्ट में होगा इस पॉइंट पे, दूसरे एंड पे। ठीक है, ये बात यहाँ पे भी लागू होती है और आप इस इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो इस इक्वेशन से आपको किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकल आएगा। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई 2 मीटर का रॉड है और मुझे एक बात बताओ, इस एंड से अगर मैं 1.5 मीटर इस डायरेक्शन में आता हूं तो इस पॉइंट पे क्या टेंशन आएगा, मतलब इस एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या टेंशन होगा। तो आप क्या करो, एक्स का वैल्यू 1.5 डाल दो, टोटल लेंथ उसने 2 मीटर बताया था 2 डाल दो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहे हो। तो मान लो आप 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो एफ का वैल्यू 20 डाल दो, तो आपको फिर कैलकुलेट करोगे तो उस पॉइंट पे आपको टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहां से भी देखो हम 2 एक्सट्रीम एंड्स पे कितना टेंशन है वो निकाल लेते हैं। मान लो आप यहीं पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे टेंशन की बात कर रहे हो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, टेंशन मैक्सिमम होगा, कितना होगा, लेकिन अब अगर आप इसी पॉइंट पे हो तो आपका x का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 0 डाल दो। तो जब x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपका t का वैल्यू आ जाएगा f। इसका मतलब इस पॉइंट पे जितना आपका फोर्स लगा रहे हो उतना ही टेंशन लग रहा है पीछे की ओर। ठीक है, धीरे धीरे टेंशन कम होता जाएगा और फाइनली हम एंड पे बात करते हैं कि ये जो एंड दिख रहा है इस पर कितना टेंशन लगेगा।
तो एंड के लिए क्या करोगे बताओ, x का वैल्यू l हो जाएगा, कैपिटल L पूरा लेंथ हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब आप l डाल दोगे तो क्या होगा बताओ, x का वैल्यू l डालो, l अपॉन l 1 होगा, 1 माइनस 1 0, योर टेंशन विल बी 0। इसका मतलब एंड पे कोई टेंशन ही नहीं लग रहा, इस एंड पे टेंशन 0 है, एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, जो कि उस एंड पे लग रहा है जिस एंड पे आप डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हो, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन दूसरे एंड पे विच इज 0। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंशन इन अ रॉड। होपफुली ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।